प्रोजेक्ट विधि, है ना, सीखने की प्रोजेक्ट विधि की किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ना, लर्निंग में यहाँ पर जो अवस्था होती है प्रोजेक्ट विधि, वो कौन सा अवस्था के लिए आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सभी स्टेजेस में दोस्तों प्रोजेक्ट विधि उसको उपयोग है हम कर सकते हैं। बाल्यावस्था में भी कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में भी कर सकते हैं और किशोरा अवस्था में भी हम है वो कर सकते हैं। तो इसका इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर के अनुसार, पियाजे के अनुसार, थार्नडाइक के अनुसार या फिर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, इस वाक्य का दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा है वो दिया गया था, जो कि प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, जिनके द्वारा है यह चीज है वो बताया गया था। और साथ में इनके द्वारा है ना जो बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं, चार अवस्थाएं हैं, है ना, उनको भी जीन पियाजे के द्वारा ही बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है या फिर शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है? तो यहाँ पर मूल्यांकन किया जाना दोस्तों क्यों तो है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बच्चों के सीखने का जो स्तर है ना उसका ज्ञान होता है किसे मूल्यांकन करने से, है ना। तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कोई भी चीज है दोस्तों यहाँ पर अगर, है ना, अगर आप मान लो अधिगम करता है और उसके सीखने का स्तर है उसको हमें जानना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि मूल्यांकन के माध्यम से हम किसी भी बच्चे की उन्होंने क्या चीज़ सीखा है, अधिगम में क्या चीज़ सीखे उसके बारे में पूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 2019-2022 में जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, और साथ में 2012 में भी इस प्रश्न को है वो लिया गया है। तो इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 या फिर 83? तो यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि की बात किया गया है, तो अगर कोई भी बच्चा है उनका क्या है जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष का है, लेकिन जो उनको एक्चुअल में जो वास्तविक आयु है वो कितने हैं? 10 वर्ष के। तो यहाँ पर उसकी जो बुद्धि लब्धि है उसको जानने के लिए बोला गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 है वो बुद्धि आईक्यू लेवल है वो 120 का रहेगा, है ना। तो ये चीज है। अब तो इसका अगर सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है उसमें लिया जाता है ना, मानसिक आयु है, जो मानसिक आयु है वो कितने का है वो आ जाएगा, और बटा में आपका वास्तविक आयु है, गुणा में यहाँ पर 100 कर देंगे। तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से है दोस्तों इसके बुद्धि लब्धि के है पता है वो लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे तो 12 वर्ष के है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 वर्ष लिख देंगे और नीचे में आपका 10 वर्ष है, तो ये लिख देंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर 100 से, है ना। तो यहाँ पर ये है 10 बार में कट जाएगा, है ना, और ये आपका 12 और 10 गुणा करेंगे तो 120 है वो टोटल आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका जो आईक्यू लेवल है बच्चों में वो निकाल सकते हैं। इसको पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार ही लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या फिर रुचि से है? तो यहाँ पर परिपक्वता का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो दोस्तों तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका विकास, डेवलपमेंट से संबंध है वो रखता है कौन? परिपक्वता, है ना। मैच्योर होना मतलब विकास के अवस्था होता है, विकास का अवस्था होता है, इसका संबंध है विकास से ही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो छठा नंबर का प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत है, प्रबल सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी है वो आ जाएगा। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत होता है दोस्तों मतलब लर्निंग, अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग, सीखना होता है ना, सीखना है तो उसके लिए क्या कीजिए,
संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, ये तो बिल्कुल सही है। स्किनर की जो क्रिया है ना, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, उसमें भी अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत में आता है। प्रबलन है, उसका भी सिद्धांत है ना, तो ये चीज है बताया गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। साथ में स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों, उसमें और प्रबलन सिद्धांत, ये अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत है, दोनों से संबंधित है ना, तो ये चीज को ध्यान में रखिए कि ये वाला है ना, तो इस वजह से ये सब है वो आपका ऑप्शन डी है वो आया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना, वो लागू नहीं होता है। तो किस पर लागू नहीं होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो 7 का आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 14 से 18 वर्ष के बीच के जो आयु के बच्चे हैं उनके ऊपर है ये जो शिक्षा अधिकार का जो नियम है दोस्तों 2009 में पारित किया गया था, वो लागू नहीं होते। बाकी जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके तक है वो लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा के लिए, द्विभाषा के लिए, तीन भाषा के लिए, फिर बहुभाषा के लिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषा के लिए दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है ना, एनसीएफ है ना, ये इसकी जो रूपरेखा 2005 में बनाया गया था और दस्तावेज है तो उसमें दिया गया था, उसमें निहित किया गया है, तो उसमें बहुभाषा के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 है दोस्तों, उसके जो मार्गदर्शी जो सिद्धांत है उनमें कुछ चीज है जिसमें के लिए बनाया गया था। तो क्या क्या चीज पॉइंट था दोस्तों? तो पहला पॉइंट था इसमें आपका जो ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से है दोस्तों जोड़ना है आपको, है ना। दूसरा चीज है पढ़ाई को रटन प्रणाली से क्या क्या किया जाना है, मुक्त करके रखना चाहिए था। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, मतलब जो पाठ्य पुस्तक है उसी के अंदर में है, आपको जो ज्ञान है उसको नहीं देना, उससे बाहर हटकर भी आपको सरल तरीके से आपको पूरा बताना है बच्चों को, है ना। तो ये चीज है वो समझाया गया। साथ में परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जो जीवन के साथ समेकित करने के लक्ष्य भी है 2005 की जो रूपरेखा है उसमें है वो रखा गया है। तो ये सब कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, वो पूछा गया है दोस्तों। तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चीज है, देखिएगा यहाँ पर देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना है और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है उसमें क्या चीज आ जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये अनिवार्यता नहीं रखा गया है। 2005 का जो सिद्धांत पार्ट एनसीएफ का जो थ्योरी था है ना, सिद्धांत था, उसमें अंग्रेजी भाषा को लोग प्रायोरिटी है वो देने के लिए नहीं रहेगा। इसको हमारे यहाँ पे क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में रखा गया है। आप जो बच्चा जिस माध्यम में पढ़ना चाहता है उसमें हम उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिवार्यता है वो नहीं रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धा अवस्था। तो यहाँ पर कौन से अवस्था है दोस्तों जिसमें बच्चे क्या करते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है उससे जूझते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो किशोरावस्था होता है दोस्तों उसमें बच्चे क्या करते हैं, तनाव और क्रोध है उसमें परिलक्षित होता है। इसका जो स्टेटमेंट दिया था दोस्तों उनमें स्टैनले हॉल ने ही दोस्तों बताया था, जो किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था है वो कहा था। किसने बोला था? तो स्टेनले ने, है ना, स्टेनले हॉल है उनके द्वारा है ये बोला गया था कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, किसमें? बच्चों में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धा
अवस्था में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या चीज बोला गया है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, बच्चों में, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्य अवस्था है उसमें क्या करते हैं जो बच्चे हैं उसमें शर्म की भावना आती है और गर्व जैसी भावनाएं हैं वो निहित होती है ना। इन भावनाओं का जो विकास होता है दोस्तों बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होता है उसमें संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल रहता है दोस्तों, इस वजह से इसको माना गया आपका ऑप्शन बी को, बाल्य अवस्था को। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कि टेट के एग्जाम है, टीईटी का एग्जाम है और जो छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम है उसमें ये लगातार पूछे गए प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अगला प्रश्न 12वां नंबर का, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है या फिर भूख है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मैकडूगल के अनुसार दोस्तों जो जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है, 14 प्रकार की होती है, जिसमें जिज्ञासा का संबंध है दोस्तों आपका किससे रहेगा, आश्चर्य से है वो रहेगा। तो इसको बताया गया, तो इसकी 14 मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में है वो व्याख्या नहीं किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 16 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों, कौन सा वाला, यहाँ पर संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज है वो जन्म से 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको दोस्तों इस सिद्धांत को दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा है दिया गया था, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जाना था। उनके अनुसार जो था आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज क्या है वो जाना जाता है। इन्होंने 4 स्टेजेस है वो बताया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या चीज का लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि से संबंध रखता है, किसका, तो विकास का जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों उसका वृद्धि होता है किसके लिए, तो यहाँ पर आकार में भी वृद्धि होता है, सोच में वृद्धि होता है, समझ में भी और कौशलों का जो विकास है उसमें भी है वो वृद्धि होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बाल्य अवस्था होती है कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है, फिर कोई भी नहीं होती। तो बाल्य अवस्था दोस्तों कितने वर्ष तक की होती है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 12 वर्ष तक होती है बाल्य अवस्था। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक मनोवैज्ञानिक है कि कौन, हरलॉक नाम का, है ना, हरलॉक नाम का जो वैज्ञानिक है, उनके अनुसार दोस्तों जो बाल्यावस्था है वो 6 वर्ष से कितने 12 वर्ष तक है वो होते हैं, इनकी अवस्था है वो इनके बीच में है वो माना गया है। तो इसको ध्यान में रखिए कि इतने 6 से 12 वर्ष के बीच में जो बाल्य अवस्था है उसको माना गया किसके अनुसार, हॉरलॉक के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर के, यहाँ पर देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है या फिर नैतिक विकास होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है उसका कारण क्या है, क्योंकि जो शरीर है उसका शारीरिक और गत्यात्मक विकास है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो क्या क्या चीज होता है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें से क्या चीज आ जाएगा दोस्तों, का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल से हो जाएगा स्नायु मंडल। इस यहाँ पर दोस्तों जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें आपका क्या क्या चीज का विकास होता है, स्मृति का होता है, अभिप्रेरणा और समायोजित,
है ना, समझ, ये मानसिक विकास के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, है ना, जितने भी आपका स्मृति है ना, स्मृति है, अभिप्रेरणा है और आपका जो समायोजन है ना, ये किस में आता है, आपका मानसिक विकास के क्षेत्र में आता है। लेकिन जो स्नायु मंडल है दोस्तों, वो आपका शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत है, वो आता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18वां नंबर का, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 18 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका समावेशी शिक्षा। जो निःशक्त जन बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए जो शिक्षा के लिए कहा गया तो क्या है, एक साथ है शिक्षा है दोस्तों वो प्राप्त करना है ना। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है वो रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है दोस्तों, सामान्य और जो विशिष्ट क्षमता वाले जो बालक है या बच्चे हैं उनको एक साथ है वो शिक्षा प्रदान करना है। इस वजह से यहाँ पर समावेशी शिक्षा का है उसका वर्णन है, व्याख्या है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन कौन सी है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो आपका व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो कौन सा वाला हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम और वृद्धि। ये दोनों क्या है, व्यक्तित्व की विकास की अवस्थाएं है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, मलेरिया से, डिसलेक्सिया से, फाइलेरिया से या फिर टाइफाइड से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है ना, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अगर कोई भी बच्चा है जो क्या है सी को डी पढ़ता है और डी को सी पढ़ता है तो उनमें जो रोग से वो ग्रसित है वो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया एक ऐसा रोग होता है दोस्तों जिसमें लेखन है ना, जो जो राइटिंग किया रहता है आपका लेखन संबंधी जो अधिगम है उनमें क्या होती है वो विकलांगता है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार के से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनको डिसलेक्सिया के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है, 100 शब्द हो जाता है, 60 शब्द हो जाता है, 50 शब्द हो जाता है या फिर 10 शब्द हो रहता है। तो 2 वर्ष के बच्चे हैं दोस्तों, 2 वर्ष तक होने तक है ना, 2 वर्ष तक होने में जो बच्चे हैं उनके पास कितना शब्द भंडार है वो रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 शब्द है उनके पास है वो हो जाता है। क्योंकि जो शैशवावस्था होता है दोस्तों, पहला स्टेज होता है आपका शैशवावस्था है ना। शैशवावस्था इसमें कितने हैं, 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इस अवस्था में आते हैं। और इस अवस्था में दोस्तों आपका जो शिशु है उनके पास जो शब्द भंडार होता है वो 100 शब्द का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 5 बार है वो लगातार है वो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर जो कार्य करना है वो बताया गया है, 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या फिर 50 घंटे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो योजना बनाया गया है पढ़ाने का है ना विद्यालय में, प्राथमिक शिक्षा का उसके विद्यालय में जो प्रति सप्ताह जो घंटे पढ़ाने के लिए बोला गया है वो 45 घंटे की योजना है वो बनाया गया। आरटी है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उनके अनुसार दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको फ्री में भी शिक्षा देना है। तो ये इसका है उनके फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों जो ये आरटी एक्ट है 2009 उसको लाया गया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो पहली से कक्षा 5वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए जो कार्य दिवस है वो कितने हैं, पूरे साल भर में 200
कार्य दिवस है 200 दिन है, ये कार्य करेंगे और यहाँ पर 800 घंटे है इनके लिए है वो आरक्षित है वो किया गया है। और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए 220 दिन का कार्य दिवस रखा गया है और साथ में 1000 घंटा है वो इनके लिए रखा गया है। और एक हफ्ता में दोस्तों आपका 45 घंटा है वो रखा गया है। तो इन सब को है ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों में अगर रुचि बनाए रखना है दोस्तों आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए में दिया है बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी में स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी में दिया है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर ऑप्शन डी दिया है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम है वो बोलेंगे। बच्चों में अगर रुचि पैदा करना है और उसको रुचि को बनाए रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्वयं करने के लिए हम प्रेरित, स्व गतिविधि है उसको करने के लिए बोलेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो सीख सके, है ना। और उसको कंठस्थ है वो एकाग्रचित है वो करके, मतलब स्थिर ज्ञान में है उसको परिणित कर पाए। इस वजह से हम है बच्चों को क्या करें, स्वयं करने की जो गतिविधि है वो उसके लिए प्रेरित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चीज बोला गया है, व्यक्तित्व का जो स्थायी समायोजन है वो क्या क्या चीज है, पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, या फिर प्रकृति के साथ है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर पर्यावरण के साथ भी रहना है, फ्रेंडली रहना, जीवन के साथ भी रहना और प्रकृति के साथ भी। तो ये क्या है, जो व्यक्तित्व के स्थायी समायोजन है वो ये सभी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो चिंतन प्रक्रिया वो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता में नहीं आता है। बाकी सीखने की तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, है ना, ये सब आती है। साथ में इसके साथ में कल्पना है वो आ जाता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, बच्चों में दूसरों पर निर्भरता रहती है, और वो ये क्या करते हैं, अनुकरण करने की इसके पास है वो प्रकृति है वो रहते एक दूसरे जो व्यक्ति है बोलते हैं, उनसे बड़े व्यक्ति है जो बोलते हैं तो बच्चे उसको देख कर है उसके अनुकरण करते हैं और उन्हीं के जैसे है वो बोलने के क्या है वो काम करते हैं। और साथ में इसका जो मूल प्रत्यात्मकता है वो भी दिखाई देता है। तो ये कुछ 7-8 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो इस अवस्था में बताया गया। और जो शैशवावस्था होता है तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था के बीच में है होता है वो रहता है दोस्तों। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था के अंतर्गत आता है और इनकी जो विशेषता है इसमें आता है। लेकिन आपका जो चिंतन प्रक्रिया इस अवस्था की विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉयड है, स्किनर है, थार्नडाइक है, या फिर एडलर है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, जो सीखने के नियम का प्रतिपादक है मतलब जनक है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, थार्नडाइक, है ना। थार्नडाइक ने है दोस्तों इनके सीखने के नियम के प्रतिपादक के रूप में है वो जाना जाए। तो थार्नडाइक के अनुसार क्या है दोस्तों, जब उद्दीपक और प्रतिचार, सीखने वाला और क्रिया करने वाला के बीच दोनों में क्या था संबंध उत्पन्न होने लगता है, तो दोनों में जो दोस्तों है जो अनुबंध है वो स्थापित हो जाता है। और यही अनुबंध दोस्तों जो सीखना जिसको हम अधिगम है वो होना होता है वो बोलते हैं। इन्होंने जो सीखने की जो मुख्य अवस्था है दोस्तों उनको क्या कहता है, उनमें मुख्य नियम है वो बताया गया था, जिसमें थे पहला था आपका तत्परता, है ना। पहला है तत्परता, दूसरा है इसमें प्रयोग करना है, और जो तीसरा है आपका यहाँ पर है ना, जो प्रभाव है। तीसरा क्या है इसमें प्रभाव। तो ये 3 मुख्य नियम है वो बताया था, जिसमें आपका तत्परता, प्रयोग और प्रभाव है। और इनके द्वारा जो 5 गौण अवस्था है दोस्तों और बांटा गया था, है ना, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 है, मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है,
बुद्धिलब्धि उनका जो IQ लेवल है वो कम होता है, 80 से 90 के बीच में रहते हैं, और मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार है वो उसमें परिलक्षित होते रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए कि साथ में जो इनके बर्ट नामक जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार है पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपने आयु स्तर के एक पायदान नीचे की कक्षा के कार्य करने में भी क्या होते हैं, असमर्थ है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई भी बच्चा अगर कक्षा 5 में है तो उनका जो लेवल है, उसको शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कक्षा तीसरी या फिर चौथी की जो बच्चे हैं उनसे भी कम होते हैं। वहाँ के जो क्वेश्चन है उनको भी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर उन पर क्या है, उनकी जो IQ लेवल है वो कम होता है, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही धीमी मंद गति से होती है, और साथ में इसमें जो संवेगात्मक दृष्टि से इनका जो विकास है वो कम हुआ रहता है, और इसमें जो शिक्षा है दोस्तों उनका भी अभाव है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलेशनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हलाक? तो कौन से जो वैज्ञानिक है दोस्तों जिनके अनुसार क्या है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार यह कथन है वो दिया गया था? कोलेशनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर है दोस्तों। स्किनर के अनुसार दोस्तों विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये इनके द्वारा है वो बोला गया था। स्किनर है दोस्तों वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और इनके BF स्किनर के अनुसार है ना विकास एक क्या है, सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो दोस्तों, वो बिल्कुल से जो संवेगों की उत्पत्ति होती है वो उनकी मूल प्रवृत्ति है वो होती है। तो चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर है बढ़ पढ़ते हैं। जो 30वां नंबर का प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले जो कारक है वो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी है वो आ जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में दोस्तों आपका वंशानुक्रम है वो आता है, परिवार का वातावरण आता है, और परिवार की सामाजिक, ये सभी क्या है प्रभावित करने वाले कारक के रूप में आते हैं। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता और लचीलापन। तो यहाँ पर जो सृजनशीलता है दोस्तों उसमें जो प्रमुख तत्व नहीं है वो क्या चीज़ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है उनके आधार पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है ये है अनुशासन, ये सृजनशीलता का तत्व नहीं है। बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन ये इसके अंडर में आते हैं। सृजनशीलता किसी वस्तु की विचार कला, साहित्य से बंध किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बहुत सारे होते हैं उसमें होते हैं, जिसमें यहाँ के है ना रचना है, आविष्कृत करना है और पुनः सृजित करने की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें इसमें सृजनशीलता के अंतर्गत आती है। लेकिन अनुशासन है वो बिल्कुल नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुशासन यह इसका तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं? तो जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्था है वो कुल कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्था है वो 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें आपका पहला अवस्था होता है संवेदीय पेशीय अवस्था, है ना। पहला होता है आपका संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, और तीसरा होता है आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जिनकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष की अवधि होती है यहाँ पर होती है, और लास्ट में चौथा नंबर का जो है दोस्तों वो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो क्या है 11 वर्ष से, जिसको औपचारिक बोलते हैं ना, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, जिसके 11 वर्ष से अधिक की इसकी अवस्था है वो
होते हैं। तो ये चारों अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते, यह कथन किसका है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं करके आत्मानंद बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने है वो बोला था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर जो कट लग गया है, चौथा नंबर का प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग, थार्नडाइक, पावलाव या फिर स्किनर। तो यहाँ पर दोस्तों इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो थार्नडाइक जी है वो क्या है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में है जाने जाते हैं। तो जो थार्नडाइक है दोस्तों वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, एल थॉर्नडाइक, इसका पूरा नाम है एल थॉर्नडाइक। इनके द्वारा जो है क्या है, सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है करके बोला गया था, और यह सिद्धांत उसके सीखने पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक में यहाँ पर थार्नडाइक ने बोला था कि क्या बोला था, तो मनु जितना भी सीखना है ना, सीखना क्या करते हैं, सीखने से जितने भी संबंधित कार्य होती है वो करने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य का मस्तिष्क करते हैं, है ना। ये इस चीज को है वो उनके द्वारा बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर के, यहाँ पर देखिए, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो परिवर्तन है, बच्चों में जो परिवर्तन है वो होता है कब होता है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, ये कब दिखाई देता है बच्चों में? तो यह किशोरावस्था में है वो दिखाई देता है। किशोरावस्था में को दोस्तों यहाँ पर जो तनाव और तूफान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर यह अवस्था ऐसा होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है उसका भी विकास होता है ना। बाकी बच्चों में तनाव आता है और उसके साथ में जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन भी है उनमें होने लगता है। तो यह बिग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं की ये क्या था, सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करने वाला जो शब्द है परिवर्तन है वो इसी में है वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो किस प्रकार से दोस्तों इसको वर्गीकृत किया जाएगा? तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला, सामान्य से अधिक बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला, फिर मंद बुद्धि वाला। तो इसको कौन सा श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों? जो एक बच्चा है उनकी जो बुद्धि लब्धि है 105 है तो उसे कौन से वर्ग में है वो रखे जाएंगे? इसमें मंद बुद्धि वाला है, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि वाले। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 100 से 120 तक, है ना, 100 से 120 तक होती है। यहाँ पर जो सामान्य बुद्धि वाले हैं दोस्तों वो आते हैं 120 से वाला, सॉरी 100 से 110 तक, है ना, 100 से 110 तक है वो आपको सामान्य बुद्धि वाले आते हैं। 110 से 120 तक जो बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले थे, और उसके बाद 120 से, है ना, 120 से 140 तक यहाँ पर है श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो जीनियस होते हैं, है ना, वो लोग हैं वो आते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर 80 से 75 के बीच में है तो वो मंद बुद्धि में है वो आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रेष्ठ बुद्धि वाले में 120 है वो चीज़ है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसकी शोध किया था दोस्तों इनके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास का शोध किया था, या फिर शारीरिक, या फिर नैतिक, या फिर
गामक। तो यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने विकास के क्षेत्र में शोध कार्य किया था, तो किस क्षेत्र में है वो किया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक विकास के क्षेत्र में है दोस्तों लॉरेंस और कोहलबर्ग ने है वो उस है इसके में शोध कार्य है वो किया गया था। और इसके अनुसार जो बालक के नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं वो होती है। कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्थाएं हैं वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है क्या चीज को बताता है? सम्मिलन को, समायोजन को, संरक्षण को या फिर वस्तु का प्रदर्शन को। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर स्टूडी है, एक पिता है वो अपने बच्चे को दिखाते हुए चिड़िया को है वो दिखाते तो इसको बोलती है यह एक पतंग है। तो यह उदाहरण किस चीज को बताता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सम्मिलन को है वो बताता है। यहाँ पर सम्मिलन को है वो बताता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, पाठ्यचर्या का विस्तार या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर स्व अधिगम मॉडल है जिसमें सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है वो क्या है? स्व अधिगम मॉडल से है वो हो सकते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं? उनको सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी आ जाएगा, रुचि लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और चरित्र है वो अच्छा बनना है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र के अंतर्गत है वो आते हैं, है ना। एक कक्षा के अंदर है ये सभी चीजें वो होनी चाहिए बच्चों में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या फिर गेने ने। यहाँ पर जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत है दोस्तों उसका प्रतिपादन है वो किए थे, किसने किया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीयरमैन के द्वारा है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का डेवलपमेंट है वो किया गया था, फिर प्रतिपादन है वो किया गया था, है ना। तो यहाँ पर बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है दोस्तों उसका प्रतिपादन है किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने है वो किया था। इनके अनुसार दोस्तों जो बुद्धि है वो दो तत्वों का मिश्रण होता है। कितने तत्व का? दो तत्व का क्या होता है? इसका मिश्रण होता है, जिसे सामान्य और विशिष्ट कहा जाता है। एक है उसका आपको सामान्य कहा जाता है ना, एक को सामान्य बोला जाता है और दूसरा है उसको विशिष्ट है वो बोला जाता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न को ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ दोस्तों उसको सीजी टेट की एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की परीक्षाओं में लगातार है वो पूछा गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िए कि सभी इसके 30 के 30 क्वेश्चन है वो पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या फिर कोहलर का। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है ना। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्किनर के अनुसार क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां नंबर का, हार्वर्ड गॉर्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, भाषा के, सृजनात्मकता के, अंतर्वैयक्तिक कौशल के या फिर अंतः वैयक्तिक कौशल के। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हार्वर्ड गॉर्डनर ने सृजनात्मकता को छोड़कर जितने भी अन्य सभी है, भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतः वैयक्तिक कौशल, है ना, इनके बारे में, ये इनके प्रकार बुद्धि के क्या है प्रकार है उसको बताया गया है। लेकिन ये सृजनात्मकता है बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत है वो नहीं आता है इनके अनुसार, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या चीज़ है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को उत्तीर्ण करना है, साथ में अनुत्तीर्ण घोषित करना है, ये सब चीज़ मूल्यांकन से ही पता चलता है। बच्चा क्या सीखा है उसको जानते हैं कब है, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तब जानते हैं, और बच्चों की सीखने में आई कठिनाइयों को भी हम मूल्यांकन के माध्यम से ही जान पाते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चों की जो उपलब्धि है, उनके परीक्षणों का जो परिणाम है उनको जांच करना है, और उन्होंने कितना अधिगम है वो लिया है, और कितने उस अधिगम के द्वारा, आपके द्वारा जो दिए गए अधिगम उसमें से कितना उन्होंने सीखा है, कितने को उन्होंने ग्रहण किया, ये सब चीज़ का जांच किसके माध्यम से किया जाता है? मूल्यांकन क्या है वो के माध्यम से किया जाता है, यही उनका उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है: मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, या फिर मनोदैहिक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पारंपरिक अनुकूलन जो क्या करता है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 5 बार है वो सीजी टेट टीईटी के एग्जाम में है वो पूछा गया प्रश्न है, 5 जो है बार है, और इसको 2 बार है आपका जो छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा हो उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदीय पेशी अवस्था में। तो कौन सा अवस्था होता है दोस्तों जिसमें क्या क्या बौद्धिक क्रिया है वो समस्या समाधान की अवस्था में करने का होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, जो जिसका कितना होता है 11 से 16 वर्ष के बीच की इनकी अवधि होती है। उन्हें में क्या करते हैं, बच्चों में क्या आता है, बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ है उनमें यह जो समस्या समाधान की अवस्था है वो करने लगता है। यहाँ पर है ना, जो स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जीन पियाजे, उनके अनुसार क्या था, बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याओं का समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष की होती है उसमें है वो करता है ना। तो ये चीज़ है वो जीन पियाजे के द्वारा है बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है दोस्तों? रट कर सीखना, सुनकर सीखना, समझ कर सीखना, या फिर देख कर सीखना। तो कौन सा सीखना है दोस्तों स्थायी होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समझ कर सीखते हैं, है ना, वो है क्या होता है, स्थायी होता है। आपका सीखना है, जैसे ही आपने कुछ चीज़ को है पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ करें तो उसको समझ कर आपने किया है, तब वही आपका वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। अगर आपने रट कर किया है तो नहीं हो जाएगा, सुने बस है, उसको याद नहीं कि समझे नहीं है, तो भी आप भूल जाओगे, स्थायी ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होगा। और देखिए बस है, लेकिन उसको आपने इमेजिन करके नहीं रखे, कंठस्थ नहीं किया है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या तो अगर आपने समझा है, अच्छे से देखा है, सुना है, और है ना, तो किसी भी माध्यम से आपने देखा और उस ज्ञान को आपने समझा है, तब भी वो क्या है, जो सीखना हो, जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, स्टेबल हो पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में? तो यह जो 13 वर्ष का बालक है दोस्तों वो कौन सी अवस्था में आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा, किशोरावस्था में आएगा दोस्तों। क्योंकि जो किशोरावस्था होता है उसी में जो बच्चे हैं उनमें तनाव और तूफान की अवस्था है उसको माना जाता है ना। और इस अवस्था के कारण तो दोस्तों यहाँ पर जो किशोरावस्था अवस्था उसमें शारीरिक विकास, मानसिक परिवर्तन है, ये सब चीज़ है वो होते हैं। किशोरावस्था होता है दोस्तों उसमें विरोधी व्यवहार प्रकट करने का लक्षण है वो दिखाई देता है, जिसे समझना कठिन हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ कहता है तो चिड़चिड़ापन है वो आता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। तो इस पॉइंट को है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चों के जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है दोस्तों, वो क्या चीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भाषण एक प्रकार से उनकी जो सृजनात्मकता है उनके विकास के लिए है ना, उनमें सहायक नहीं होता है। बाकी खेल विधि से उसको सहायता मिलता है, कहानी से लेखन से भी उसको सहायता मिलता है, और निर्माण संबंधी क्रिया से तो उनकी समझ उतनी सृजनात्मकता का विकास है वो होता है। लेकिन भाषण देने से है क्या है, नहीं होता है। भाषण सुनने से देखने से नहीं हो पाता है ना। तो ये चीज़ है वो आपका इनके सहायक नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? स्किनर ने, पावलाव ने, थार्नडाइक ने या फिर कोहल बर्ग ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो पावलाव के द्वारा है प्रतिपादित है वो किया गया था, है ना। तो इसको देखिए, जो आपका ऋषि, ये तो जो पावलाव है दोस्तों वो क्या है, ऋषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऋषि साइंटिस्ट, जो ऋषि मनोवैज्ञानिक है वो इनके आईपी, इनका पूरा आईपी पावलाव है, इनके द्वारा क्या कहता है, सीखने का जो कंडीशनिंग सिद्धांत है उनको प्रतिपादन किया गया था। और इनके अनुसार दोस्तों सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। क्या है? सीखना एक क्या है आपका, है ना, अनुकूलित। सीखना एक प्रकार का क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया है, ये इनके द्वारा है वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता कहलाती है, या फिर पारिवारिक मंदता कहलाती है, या फिर आकस्मिक मंदता, या फिर चिकित्सकीय मंदता? तो यहाँ पर जो दोस्तों ये क्या कहते हैं, जो भ्रूण है उसकी क्षति हो जाते हैं जन्म के समय, जो लगी चोट होती है उसमें भ्रूण क्षति की वजह से आई जो मानसिक मंदता होती है वो क्या कहलाती है बोला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जैविक मंदता है वो कहलाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण क्या है दोस्तों? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिएट हाइपर डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म, है ना। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का क्या है, उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है दोस्तों, जो क्या करते हैं, पठन, है ना, जो पठन विकार है उनसे संबंधित होता है। मतलब इसमें जो कोई भी अक्षर उसको है पढ़ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये विशिष्ट प्रकार का जो सीखने में विकलांगता है वो दिखाई देते। इनका उदाहरण है डिसलेक्सिया, है ना। इस 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 बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको क्या होते हैं, पढ़ने में समस्या है वो लगातार आती रहती है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, डिसलेक्सिया है किसे पढ़ने पठन लेखन से है संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली स्थान का विकास। तो यहाँ पर जो फ्रॉवेल के द्वारा किस चीज़ के लिए योगदान दिया गया था दोस्तों? व्यावसायिक स्कूल के लिए, पब्लिक स्कूल, या फिर किंडरगार्टन के लिए, या फिर लैटिन स्कूल के लिए? यहाँ तो फ्रॉवेल के द्वारा है दोस्तों किसका योगदान दिया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर किंडरगार्टन का योगदान है उन फ्रॉवेल के द्वारा है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, या फिर चित्र रंगना? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो संश्लेषण का उदाहरण है उसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संश्लेषण मतलब क्या होता है? प्रमेय सिद्ध करना होता है ना। तो ये चीज़ है आपका आ जाएगा। कोई भी चीज़ है तो दो या दो से चीज़ अधिक चीज़ है उनको क्या है, हम तोड़े और टूटे उसको सिद्ध करते हुए जाते हैं, वो संश्लेषण होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल कहलाता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, है ना, आपका
बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो रचनावादी मॉडल है वो कहलाता है ना। बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है और रचना क्या करता है, रचनावादी मॉडल है वो कहलाते हैं। तो ये दोस्तों ये कोई भी चीज़ है उसका क्या कहता है, अनिवार्य रूप से किसी भी नई वस्तु का क्या करते हैं, सृजन करने में मदद करते हैं, सृजनात्मकता है ना, उत्प्रेरित करने का काम करता है वो जल्दी जल्दी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सामाजिक अधिगम आरंभ होते हैं वो कहाँ से, संपर्क से है वो होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां नंबर का है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर से बाहर के मध्य की ओर। ऑप्शन बी में दिया है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी में दिया है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और ऑप्शन डी में दिया है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो यहाँ पर शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर है यहाँ पर भी जो विकास की दिशा है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है ना, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो क्या है दोस्तों, श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सी चीज है प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सांकेतिक भाषा है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो श्रवण बाधित बच्चे उनको सीखने में मदद है वो मिलता है। ब्रेल लिपि है दोस्तों ये जो विकलांग है देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए है वो किया जाता है। साथ में है ना, साथ में आपका यंत्र है वो है, यंत्र है उनका उपयोग है वो किया जा सकता है। जो दृष्टिबाधित है उनके लिए है ब्रेल लिपि है वो किया जाता है। सांकेतिक भाषा है आपका श्रवण बाधित के लिए है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बालक का विकास का परिणाम क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पर बालक का विकास का जो परिणाम निकलता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया के कारण है जो कि बालक के विकास का परिणाम है वो निकलता है। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है दोस्तों। लैंड इनको यहाँ पर लैंडिस नामक के एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, है ना। लैंडिस नामक जो क्या है मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार दोस्तों वंशनम को हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है और इन क्षमताओं को विकसित होने पर अवसर हमें वातावरण से मिलता है। वो ये स्टेटमेंट है वो लैंडिस के द्वारा है बोला गया था। इन्हीं के आधार पर यहाँ पर है जो बालक का विकास परिणाम है वो उसको वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का है वो लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि 30वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों ये। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को पहली बार जो दोस्त देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों। पहला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या फिर तार्किक अक्षमता से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आंकिक अक्षमता से है। जो डिसलेक्सिया होता है दोस्तों वो क्या होता है,
जो छोटे बच्चे हैं वो गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, तो उनके लिए मतलब अक्षरों को पहचान नहीं पाते हैं, गणितीय संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से जो डिस्लेक्सिया एक ऐसी अधिगम अक्षमता है दोस्तों, जो क्या करते हैं, गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाइयाँ करते हैं। इस प्रकार से जो आंगिक अक्षमता है वो दिखाई देता है। डिस्लेक्सिया का संबंध है वो आपको ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी में दिया है कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, ऑप्शन सी में दिया है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना, ऑप्शन डी में दिया है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो किस प्रकार से दोस्तों एक कोई सीखने के हेतु क्या है, जो अभिप्रेरित करना है, उसको मोटिवेट करना है, तो शिक्षक उसके लिए क्या क्या कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का हमें क्या करना पड़ेगा, सृजन करना पड़ेगा, जिस वजह से क्या है, जो बच्चों में क्या है, जो उनमें प्रेरणा है वो जागृत होगा और वो है उसको सीखने के लिए उसमें रुचि है वो दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा या से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। तो अच्छे अनुशासन के लिए जो मुख्य तत्व है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड। ऑप्शन में दिया है देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 और 3 के बाद 2 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज है दोस्तों, कौन कौन से जो तत्व है जो अनुशासन के अंतर्गत है वो आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका कुशल मुख्य अध्यापक चाहिए ही चाहिए, स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी चाहिए, एक आदर्श अध्यापक भी होना चाहिए और आपका पुरस्कार और दंड भी देना बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण कौन कौन से हैं। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी एक अध्यापक है, मतलब कोई शिक्षक है, उसमें जो कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, तो उसमें लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना ही चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान उसके में के पास पूरे तरीके से होना चाहिए, साथ में बाहरी सोर्सेस है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है वो उसके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। तो ये सब क्वालिटी है उस शिक्षक के अंतर्गत है वो होने चाहिए। तो इस प्रकार से इस उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पिछड़ा है, मंद बुद्धि वाला बालक है ना, उनके लिए बोला गया है। तो 10 से 11 वर्ष में है वो उसका जो बालक है, उनके जो नीचे की कक्षा में भी रहते हैं तो उन वहाँ का भी जो कार्य उसको वो नहीं कर पाता है। तो ये वाला जो कथन दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है, सिरिल बर्ड के द्वारा, टर्मन के द्वारा, टेलर के द्वारा या फिर मॉर्टिस के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरिल बर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। मतलब जैसे कि कोई भी बालक अगर कक्षा 5 में है ना, कक्षा 5 में है तो वो क्या है, यहाँ पर का जो अपन अपन लेवल का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वो 4 कक्षा और 3 कक्षा के क्वेश्चन को भी वो सॉल्व करने की उसमें सामर्थ्यता नहीं होती है। ऐसा है वो रिसिल बर्ट ने है वो कहा है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है उससे बातचीत करना बेस्ट तरीका होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है।
संवेदीगात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों जो जीन पियाजे है उनके अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से, तो ये कौन से फेज में है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों क्या है, जो तार्किक चिंतन है वो दिखाई देता है ना। ये क्या थे, जीन पियाजे जी है वो कहाँ के साइंटिस्ट जो बाल मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। उन्होंने जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास के 4 भाग में है वो बांटा था दोस्तों, इसको 4 भाग में है वो बांटा था। उनमें से क्या है, जो इनमें जो अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अंतिम अवस्था इनकी चौथा अवस्था है कौन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। इस अवस्था में बालक अमूर्त एवं तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है, और इनकी जो अवस्था होती है दोस्तों 11 वर्ष से क्या होती है, आगे की अवस्था है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 8 बोलता है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर या फिर प्रेक्षण के आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या चीज़ होना चाहिए, कोई एनसीएफ 2005 की जो जो नियम है बनाए गए थे उनके अनुसार क्या है, कक्षा कक्ष में जो एक कक्षा है उसमें कक्षा कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का जो तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से हो जाएगा। प्रेक्षण के आधार पर है दोस्तों, क्या होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर है यहाँ पर मूल्यांकन का तरीका है वो होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, संस्कृति पर जो शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो इसके लिए क्या क्या चीज हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृति पर शिक्षा शिक्षा से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, संस्कृति है आपको बचाए रखने, उसकी निरंतरता है उसको बनाए रखने में मदद मिलेगा, है ना। हस्तांतरण में सहायता करना भी हो जाएगा, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना भी हो जाएगा, और संस्कृति का परिष्करण भी हम है वो कर सकते हैं। तो ये उपयुक्त सभी है, प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज के क्या है प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है दोस्तों किससे, रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कोमल शिल्प उद्गम किससे संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से दोस्तों यहाँ पर कोमल शिल्प उपागम है वो संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है, कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है या फिर वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि है दोस्तों उनका ऊंचा है ना। तो एक शिक्षिका का जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो मतलब जो उसके जो भावनात्मक बुद्धि लब्धि है दोस्तों वो क्या है, ऊंचा है। तो क्या कहते हैं, वह संतुलित रूप से सबके साथ व्यवहार रखती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये वाला है जो टेट के एग्जाम है 2014 में हुआ था ना, द्वितीय बार जब इस सीजीटीईटी का आयोजन किया गया था तो इसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया प्रश्न है ना। ये पूरा क्वेश्चन है जितने भी है टीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए प्रश्न उनका समावेश है। तो लास्ट तक देखते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है जो कभी भी पूछा ना गया, ये सभी है वो प्रीवियस ईयर एग्जामों में है वो पूछा गया है, तो बने रहिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन क्या है। यहाँ पर जो कथन दिए 4 कथन दिए गए उनमें से आपको बताना है कि कौन सा है वो अनुसरण करता है। तो पहला बोलते हैं, इनका अंकन शीघ्रता व सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा,
तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 है ना। यहाँ पर जो सही कथन है वो क्या है, तीनों कथन है वो बिल्कुल सही, लेकिन ये चौथा है वो नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों है वो आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यालय का कार्य होता है, क्या होता है दोस्तों, संस्कृति का संरक्षण करना होता है, संस्कृति का परिष्करण करना होता है, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो विद्यालय का काम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी है ये पूरा है वो आ जाएगा। विद्यालय क्या करते हैं, बच्चे में संस्कृति का निर्माण करने में मदद करते हैं, उनके परिरक्षण का काम करते हैं, उसको बनाने का रहते हैं, और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करने में है वो विद्यालय है वो मदद करता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। विद्यालय का जो प्रथम और प्रमुख कार्य होता है दोस्तों क्या होता है, बालक का जो बौद्धिक विकास है ना, वो होते, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा है ना। उसके बाद ये सभी चीज़ है वो आता है, मतलब बालक के सर्वांगीण विकास में पूरा विद्यालय का मदद है वो करता है, तो मतलब जो बौद्धिक विकास है वो भी मदद करता है ना। तो इन सब चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का जो सर्वाधिक कार्यकारी कारक है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में है वो फैक्टर के रूप में आता है दोस्तों, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक होता है दोस्तों शिक्षा ही होता है। शिक्षा बालक के जो सामाजिक गुण है उनका विकास करने में सहायता करता है और मदद करता है। अगर अशिक्षित रहेगा तो वो किसी किस प्रकार से बात करनी, ये सब चीज़ के बारे में सोच पाएगा क्या, नहीं सोच पाएगा। वो अपने मन भाव है या मनगढ़ंत कहानी है वो बना लेगा। लेकिन अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो हर तरह से और हर सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करेगा और उसके अकॉर्डिंग है वो ढलते हुए चले जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ पर स्थित है, शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, देहरादून में है वो स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संगठन, यह संस्थान दोस्तों विकलांग, इसका काम क्या है, जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान है उनका काम क्या है, तो ये जो विकलांग व्यक्ति है ना, उनके अधिकारिता का विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, ये सभी के अंतर में आता है, उनको अधिकार देने का है महत्व है वो रखता है ना। भारत सरकार के जो प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य है वो इस चीज के अंदर है वो किया जाता है ना। ये जो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, ये संस्था है वो संचालित किया गया है, और इनका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है वो रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग में क्या है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम है, तो ये तीनों है इसके अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या फिर केवल सीखने की योग्यता। तो कोई भी बच्चा है दोस्तों उसके पास जो स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या चीज होना चाहिए, उन बच्चों के पास है जो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी बच्चा है, विद्यार्थी है, तो उनके पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो सभी प्रकार से है वो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण कर पाए, है ना। तो उनके पास क्या है, योग्यता और अभिप्रेरणा का जो वांछित स्तर है वो होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर जो सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसको दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, उसको बताना। और यहाँ पर जो कुड़ भाषा में आंसर दिया है उसको हमें हम मिलाते हुए चलते जाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका है ना, यहाँ पर रिपब्लिक है, उनको है वो किससे है, ये प्लेटो के द्वारा है ना। उसके बाद जो आपका
एमिल एंड एजुकेशन है वो रूसो के द्वारा बताया गया है। दी स्कूल एंड सोसाइटी है दी स्कूल एंड सोसाइटी है वो क्या है जॉन डीवी के द्वारा बोला गया है ना। और संध्या विधि है वो दयानंद सरस्वती की है, इनके द्वारा है वो दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात है, फ्रोवेल है, किलपैट्रिक है या फिर अरस्तु है? तो यहाँ पर जो खेल शिक्षण विधि है दोस्तों उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फ्रोवेल जो है ना, फ्रोवेल है वो क्या है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक के रूप में है वो जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम या फिर उपयुक्त में से कम? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिरिल बर्ट के अनुसार जो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि है वो कितना होती है? तो 85 से क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कम होता है ना। 85 से अगर कम है तो वो मंद बुद्धि है वो कहलाएगा यहाँ पर बुद्धि लब्धि है ना, और पिछड़े बालक की श्रेणी में है उसको लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है ना। प्रायः क्या है, लड़कियां गणित में क्या होती है, कमजोर होती है। यह कथन किसका है? यह किस पर आधारित है? अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, यह सत्य धारणा या फिर उपरोक्त सभी है? तो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर फॉलो करते हैं? प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये दोस्तों आपको क्या करते हैं, लैंगिक पूर्वग्रह पर आधारित धारणा है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी दोस्तों जो क्या है, ये जो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है जो क्या करता है, स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट और न होकर दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़िगत धारणा है वो बनाई गई है। सामाजिक लोगों के द्वारा है एक अवधारणा है वो क्रिएट कर दिए गए थे, इस वजह से इसको बोला गया कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, मतलब भेद किया जाता है महिला और पुरुष के बीच में, तो इस वजह से बोला गया है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों में कौन कौन सी विशेषता होती है दोस्तों? तो प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो दोस्तों वो क्या होती है, 110 से क्या होती है, अधिक होती है। जो सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में अन्य बालकों से क्या होता है, प्रतिभावान है वो होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया दोस्तों उसके आधार पर बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता के अंतर्गत है वो आ रहा है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, विस्तृत शब्दकोश होते हैं, ये सभी चीज आ जाएंगे है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 22 का है ना, उनके आधार पर है जो क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज है वो आ जाएंगे, ये सभी क्वालिटी है उनके अंदर है ना। तो अधिक महत्वाकांक्षी होंगे, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होगा, विस्तृत शब्दकोश होगा, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों में ये सभी विशेषता है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, सृजनवाद में क्या होता है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, या शिक्षा शिक्षित केंद्रित होती है, या फिर शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है? तो यहाँ पर सृजनवाद का तात्पर्य क्या है दोस्तों? सृजनवाद का तात्पर्य क्या है? तो ये क्या है, सृजनवाद से तात्पर्य है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सृजनवाद व्यक्तिगत विकास पर दोस्तों क्या होता है, आधारित होता है। व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत विकास है उसके ऊपर है वो आधारित होता है, और इसके अंतर्गत जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो बालक का विकास करना होता है, और जो शिक्षण क्रम है उसको बाल केंद्रित करना, जो शिक्षा है उसको क्या करना है, बाल केंद्रित करना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो कौन सी परिस्थिति में दोस्तों जो बच्चा है उनका संवेगात्मक और
सामाजिक विकास है ना, सोशल डेवलपमेंट, और जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कौन सी अवस्था में परिस्थिति में है, वो इन्वायरमेंट में है वो होगा। तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए इस वाले अवस्था में, या फिर बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, या बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या फिर जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तब उसमें बच्चे है उसमें क्या हो गया, संवेगात्मक और सामाजिक विकास है जो हो वो क्या हो गया, अच्छे से है वो हो पाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें क्या होना जरूरी है। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, और महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ानी जानी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट है वो दिए गए, तो कौन से कथन है वो सत्य है, उसको है वो बताते हुए आपको चलते जाना है ना। तो इसमें है वो आपको बताइए कौन सा वाला है जो ऑप्शन है दोस्तों, स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाए। बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कौन सी स्टेटमेंट आवश्यक हो, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी है दोस्तों वो बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में क्या है, सहायता मिल सके। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो कौन से व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो शैक्षिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार के लिए या यहाँ पर जो बिल है वो जो इंपीरियल काउंसिल है वहां पर प्रस्तुत किया था। कपिल सिब्बल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या फिर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। तो किनके द्वारा है दोस्तों, यहाँ पर जो बिल है वो पेश किया गया था इंपीरियल काउंसिल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या है 1910 में, कब दोस्तों 1910, 1910 में प्राथमिक शिक्षा के जो मौलिक अधिकार से संबंधित बिल है दोस्तों वो इंपीरियल काउंसिल में है वो प्रस्तुत किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1910 में है करके पूछ भी देगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर स्वास्थ्य परीक्षण है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो मूल्यांकन से अभिप्राय क्या चीज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तकला केंद्रित, या फिर संगीत कला केंद्रित पर। यहाँ पर कौन से पाठ्यक्रम पर बल दिया है दोस्तों, बेसिक शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको महात्मा गांधी के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा है जो पाठ्यक्रम है तैयार किया गया है ना, उसमें हस्तकला केंद्रित शिक्षा पर है वो महात्मा गांधी के द्वारा है वो बल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या कहलाएगा। शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है वो कहलाएगा। क्योंकि जो पुनर्बलन से तात्पर्य क्या होता है, तो पुनर्बलन है क्या, तो पुनर्बलन से तात्पर्य है दोस्तों उस उद्दीपन से होता है जो क्या करता है, अनुक्रिया की जो भविष्यगत संभावना है उनको बढ़ाते हैं। जो पुनर्बलन छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के ही क्या होता है दोस्तों, ये सब उदाहरण है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न 30वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है।
श्रव्य और दृश्य सामग्री का उद्देश्य है दोस्तों उसको है देखने, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको कौन कौन सा सही है उसको आपको बता देना है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना है, छात्रों को क्रियाशील बनाना है और विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना है। तो यहाँ पर तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, देखिए डेंट के अनुसार है ना, यहाँ पर जो डेंट है उनके अनुसार क्या हो जाए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होगा। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर शिक्षण को क्या है प्रभावशाली बनाना है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य क्या है, शिक्षा को प्रभावी बनाना इनका प्रथम उद्देश्य। दूसरा है दोस्तों बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से क्या करता है वो प्रदान करना है। तीसरा तीव्र और मंद बुद्धि के बाद जो बालक है उनको योग्यता अनुसार क्या है शिक्षा देना है। बालकों के निरीक्षण शक्ति का विकास करना है, तो छात्रों को क्रियाशील भी बनाए, सृजनात्मकता उत्पन्न करना है ना। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है ये चौथा नंबर का है वो विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना है, तो ये है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। और बाकी पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपका जो है तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है दोस्तों शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। ऑप्शन में दिए है सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, और ऑप्शन डी में दिया है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों बालक है जो भौतिक वस्तुओं के कौन कौन से परिवर्तन है को समझने लग जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जब जैसे उत्तर बाल्यावस्था में बालक जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो उसमें द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र उनको क्या करते हैं भौतिक वस्तु में जो परिवर्तन है उसको समझने लग जाते हैं। स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उन्होंने बताया था कि बाल्यावस्था में गुण पाए जाते हैं ना जो मूर्त चीजों का ज्ञान, क्रमबद्धता, संरक्षण और स्थानिक तर्क के आधार पर होते हैं, है ना। तो इस आधार पर है जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घोलमेल है। ऑप्शन बी में दिया है नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है जैसे आवाज, रंग व गंध को पहचानना। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है जैसे आवाज, रंग और गंध को पहचानना। ये उनमें क्रियाएं है वो होती रहती है, जो सांवेदिक क्षमता है वो उसके अंतर्गत से होती रहती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना या फिर अलग होने की घबराहट। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो भावनात्मक लगाव को प्रदर्शित करता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अलग होने की घबराहट होती है वो भावनात्मक लगाव को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से में जाने से पहले दोस्तों ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी नए दोस्तों हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ में इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर अगर जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चौथा नंबर का प्रश्न बोलता है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। यहाँ पर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन कौन से नहीं है दोस्तों उसको देखना है। वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना या फिर भोजन करना। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों क्रियात्मक कौशल नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कूदना क्या है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत है वो नहीं आता है। बाकी वस्तुओं को पकड़ना, बटन लगाना और भोजन करना ये सूक्ष्म क्रियात्मक समूह के अंतर्गत है वो आते है ना। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल छोटे कार्य होते हैं दोस्तों। जब एक बच्चा अपनी उंगली और अंगूठे की भी चीजों को उठाता है वो है क्रिया है क्या कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है वो कहलाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। आदत, ज्ञान,
परिपक्वता और अभिवृद्धि। तो सीखने का अर्जन नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। परिपक्वता क्या है, सीखने का अर्जन नहीं है, यह माध्यम नहीं है। आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि इनके माध्यम से हम लोग सीखते हैं, लेकिन परिपक्वता क्या होती है, एक बच्चा है वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो उसमें परिपक्वता है वो आते जाती है, वो डेवलप होते जाता है ना। तो ये एक अलग मैटर हो जाता है। और बाकी आपको सीखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके बिहेव आदत होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त तथ्य होना चाहिए और अभिवृद्धि होना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत है वो आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम कौन कौन सा है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों उसके चारों चरण कौन कौन से, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो उसमें से जो सही है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, संवेदी संवेदी पेशी है ना, ये वाला अवस्था होता है। दूसरा होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तीसरा होता है संक्रामक अवस्था और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्था है कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। तो आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन है ना, उनके आधार पर आपको बताते जाना है कि यहाँ पर खुद। तो देखिए ये वाला आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था उसका, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगा, उसके बाद स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और फिर चौथे नंबर में आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये आता है, ये इसका क्रम है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं क्या कहलाता है। प्रौढ़ावस्था कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है, बाल्यावस्था कहलाता है या फिर शैशव अवस्था कहलाता है। तो प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं दोस्तों, तो कौन से अवस्था में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे किशोरावस्था लगता है दोस्तों 11 वर्ष के बाद, है ना। 11 वर्ष के बाद 11 से आपका 18 वर्ष के बीच में एक किशोरावस्था है वो चलता है। तो उसी अवस्था में क्या होता है, जो प्रजनन प्रक्रिया है, हाँ, प्रजनन परिपक्वता है वो बच्चों में है, वो जब लड़के हो या चाहे लड़की उसमें है, ये इसके विकास है वो होने लग जाता है। किशोरावस्था है 11 से 18 वर्ष के बीच में होता है दोस्तों, और इस अवधि में ही क्या होता है, जो प्रजनन परिपक्वता की ओर है वो ले जाया जाता है और किशोरावस्था उसे वही कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान कैसे होती है। आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से या फिर उपरोक्त सभी थे। तो यहाँ पर संवेगों की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कोई भी व्यक्ति उसके जो संवेगों की पहचान हम जब करते हैं तो उसके आनंद और सुख से हमें उसका अनुभव होता है, आत्मगौरव से प्राप्त होता है, और व्यक्ति की विभिन्नताओं के आधार पर हम उसकी पहचान है वो कर सकते हैं कि यह व्यक्ति है कौन कौन सी स्थिति में है और क्या क्या चीज इसमें संवेग है वो परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है करके, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्नों की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है। युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, युग्मनज, गर्भ शिशु और भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, युग्मनज, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो जन्म पूर्व विकास की जो संख्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने होती है। उसके बाद है क्या है, ये क्या करता है, युग्मनज का निर्माण है वो करता है। युग्मनज का जैसे निर्माण करता है दोस्तों, तो युग्मनज में है वो कोशिका का विभाजन हो जाता है। कोशिका के विभाजन होने के बाद से वो कहाँ पर चला जाता है, भ्रूण का इम्ब्रियो में है वो चला जाता है, इम्ब्रियो में है वो चला जाता है। उसके बाद यह दोस्तों ये आपका जो फिटस है ना, फिटस है उसका निर्माण है वो करता है, फिट्स है उसका निर्माण करता है, तो जिसको गर्भस्थ शिशु है वो बोला जाता है। सबसे पहले युग्मनज बनेगा जिसको जायगोट बोलते हैं, फिर इम्ब्रायो में जाएगा, वहां से है वो बनेगा, फिर गर्भस्थ शिशु जिसको फिटस बोला जाता है उसमें है वो रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं।
किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो कौन सा अवस्था में होता है दोस्तों? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्रता से होता है, तो वह कौन सा अवस्था होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किशोरावस्था में क्या करता है? परिवर्तन की वह अवस्था होती है जिसमें मानव के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है वो क्या होते हैं? शीघ्रता से होते हैं। और इस अवस्था की जो उम्र है दोस्तों बांटा गया उसमें 11 से 18 वर्ष के बीच का जो वर्ष होता है इसको किशोरावस्था है वो बोला जाता है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कालखंड है और बांटा गया है उसको है वो पूछ लेता है कौन सा अवस्था कितने वर्ष के अंतर्गत है वो आते हैं करके, ऐसे क्वेश्चन है वो बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है सिफेलोकॉडन, प्रोक्सिमोडिस्टल, ए और बी दोनों और निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बालकों में जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा होती है वो क्या क्या चीज होती है दोस्तों? तो ये चीज होती है आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिफेलोकॉडल होगा और प्रोक्सिमोडिस्टल दोनों प्रकार के है वो इसमें होता है, जिसे कहते हैं बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास है वो होते रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सिफेलोकॉडल है वो क्या चीज है? सिफेलोकॉडल इसमें बच्चे का विकास सिर से पैर तक होता है दोस्तों। यहाँ पर सिफेलोकॉडल है दोस्तों उसमें सिर से पैर की और है वो क्या होता है? इसका विकास है वो होता है। और दूसरा आपका प्रोक्सिमोडिस्टल है दोस्तों, उसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से, ये जो आपका केंद्र है ना, तो केंद्र से क्या होगा? परिधि की ओर है वो होता है, केंद्र से परिधि की ओर इनका विकास है वो होता है, तो उसको प्रोक्सिमोडिस्टल बोला जाता है। सिफेलोकॉडल में दोस्तों सिर से पैर तक है बच्चों का विकास है वो होता है, लेकिन प्रोक्सिमोडिस्टल में आपका केंद्र से है परिधि की ओर है उनका विकास है वो होता है। तो ये दोनों को है आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है पढ़ने की, लिखने की, पढ़ने व लिखने की या फिर गणित में कठिनाई की। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया है दोस्तों, डिसलेक्सिया नामक जो रोग है उसको बोला गया है, तो ये किसकी अक्षमता को प्रदर्शित करता है? तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता है उसको क्या करता है? प्रदर्शित करता है ना। डिसलेक्सिया यह पढ़ने की अक्षमता है दोस्तों जो क्या करता है? मानसिक मंदता के कारण नहीं होता है दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, मानसिक मंदता के कारण है ये जो डिसलेक्सिया रोग है वो नहीं होता है। यह आंखों से प्राप्त छवि को समझने योग्य जो भाषा में अनुवादित करने की मस्तिष्क के अंतर जो क्षमता होती है उसको अक्षम कर देता है, जिसके कारण से यह जो डिसलेक्सिया रोग है दोस्तों वो होता है ना। ये तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोला हूं मैं कि जो मानसिक मंदता के कारण है जो डिसलेक्सिया है वो नहीं होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिए किसके कारण होता है? यह जो डिसलेक्सिया है दोस्तों वो किसके वजह से है? इसमें पढ़ने की अक्षमता रहती है। कारण क्या होता है कि जो मस्तिष्क में हमें इसको अनुवाद करने के लिए रहता है, जो शब्दों को पहचानने के लिए रहता है ना, पढ़ना होता है सब पहचानने के लिए, तो उसके जो क्षमता होती है उसको अक्षम कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों यह रोग है वो होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो गणित के सवाल भी है उसमें क्या है पहचानने में उसको कठिनाई होती है, आपका संवेग है ना, जो तर्क लगाना होता है वो पूरा तरीके से नहीं हो सकते, और जो शब्द है उनको पढ़ नहीं पाते, तो ये सब समस्या उसके अंतर्गत है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था किससे संबंधित है? स्वायत्त बनाम शर्म से, पहल बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से या फिर पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो यहाँ पर जो एरिक्सन के अनुसार दोस्तों जो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की जो अवस्था होती है वो किस चीज से संबंधित है करके बोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास से क्या होता है? यह संबंधित होता है। तो एरिक्सन एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, कौन से वाला थे? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो दिया था। किसका दिया था? मनोसामाजिक एक सिद्धांत है ना, मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन है वो किया था इनके द्वारा है, किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। और जिसमें उन्होंने मानव व्यक्तित्व विकास को 8 चरणों की श्रृंखला में बांटा था दोस्तों। कितने चरण में? 8 श्रृंखला में है वो बांटा, जो बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक है वो होता है। तो ये 8 अवस्था में है दोस्तों, एरिक्सन के द्वारा है वो बांटा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर या फिर शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह पर। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया दोस्तों कहाँ कहाँ पर है वो किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका सीखने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में दोस्तों कोई भी ना कोई चीज़ है वो सीखता ही रहता है। नया नया अनुभव है वो सीखता ही रहता है। तो विद्यार्थी जो है भी है, विद्यार्थी हो चाहे बच्चे हो, वो सिर्फ कक्षा में सिर्फ है वो सीख नहीं पाता, वो बाहर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखता है। तो इस वजह से क्या होता है, शाला के अंदर और बाहर दोनों जगह पर यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी में दिया है पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी में दिया प्रकृति केवल गर्भधारण व जन्म पूर्व समय महत्वपूर्ण होता है। और डी में दिया है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतः क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो क्या कहते हैं, जो जो दोनों नियंत्रित करते हैं उसमें कहते हैं प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतः क्रिया करते हैं, मतलब इंटरनल इंटरेक्शन है वो इनके बीच में है वो होता रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि वाई गुणसूत्र में खाली स्थान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है, एस वाई आर के द्वारा, आर एस वाई, एस आर वाई या फिर आर वाई एस। तो यहाँ पर कौन सा जीवाणु होता है दोस्तों, जीन होता है, सॉरी जीवाणु बोलता हूँ, है ना। वायु गुणसूत्र में कौन किस नामक का जो जीन है वो होता है दोस्तों, जो क्या करता है रासायनिक पदार्थ है वो उत्पन्न करता है। तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एस वाई, सॉरी, है ना, एस आर वाई। इस प्रकार का जो जीन है वो पाया जाता है, इसमें एस आर वाई जीन है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर जो केमिकल मटेरियल है वो उत्पादित कर रहा है, जो रासायनिक पदार्थ है उसको उत्पादित करते हैं और उसके युग्मनज का विकास है वो नर रूप में है वो होने लग जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 17वां नंबर का, जो टेरोटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है, केवल केंद्रित तंत्रिका तंत्र को, केवल गर्भस्थ शिशु को, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को। तो यहाँ पर दोस्तों जो टेरोटोजन है वो किसको इफेक्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो टेरोटोजन केमिकल है दोस्तों वो क्या करता है ना, युग्मनज को भी इफेक्ट पहुंचाता है, भ्रूण को भी इफेक्ट करता है और गर्भस्थ से जो फिटस है उसको भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदु का उपयोग करती है खाली स्थान नाम से जानी जाती है, होशियार साधन, ब्रेल, तकनीकी सहायक यंत्र या फिर प्रहस्तन व स्पर्शीय सहायक यंत्र। तो यहाँ पर क्या कहलाता है दोस्तों, पढ़ने और लिखने के लिए जो संप्रेषण की व्यवस्था पर है, जो कागज पर उभरे हुए बिंदु का उपयोग करते हैं उसको किस नाम से है वो जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो ब्रेल। जो विकलांग लोग हैं, है ना, अंधे लोग हैं, वो लोग इसका ज्यादातर है वो दोस्तों उपयोग है वो ब्रेल का है वो उपयोग है वो करते हैं, है ना। तो ये चीज इसमें जो क्या जो बिंदु है क्या है उभरे उभरे हुए रहते हैं, है ना, इसको ही बोला जाता है। और इसमें जो 8 कोष्ठक है वो 8 है वो रहते हैं दोस्तों, पहले के टाइम पे 6 रहते थे, अब इसमें 8 सेल है वो पाया जाता है, इसमें उभरे उभरे हुए अक्षर है वो दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है व्यवस्थापन,
समावेशीकरण, समायोजन या फिर पहचान। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को चिंतन में सम्मिलित करने के लिए क्या करते हैं, विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो वह अभी क्या कर रही है, वह कर रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, समायोजन का काम है वो कर रहे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि समायोजन होता क्या चीज है दोस्तों। तो समायोजन मनोविज्ञान में परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया रहती है दोस्तों, उसी को है बोला जाता है समायोजन है वो कहा जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्यों है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती, वह है कोलबर्ग की अवस्था, सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1, व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय चरण 2, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चरण 3, और अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना चरण 4। तो यहाँ पर कौन से वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, कोलबर्ग की अवस्था के नाम से है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1 है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिय एक खाली स्थान अपंगता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक और सामाजिक। तो यहाँ पर जो दृश्य स्थानिक दुष्क्रिय है दोस्तों वो किसकी अपंगता को है वो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम अपंगता है वो कहलाती है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिय एक प्रकार से क्या है, अधिगम की अपंगता है उसको प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, IAT शिक्षकों का समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, या फिर विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है या सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर IAT है शिक्षकों का एक समूह है जो क्या करता है, जो क्या करता है आपका, है ना। जो ऑप्शन ए है विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में क्या करता है, सहायता करता है। IAT है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरवेंशनल असिस्टेंट टीम, है ना। इंटरवेंशनल अटेंशन सॉरी असिस्टेंट टीम है वो होता है ना। इंटरवेंशनल असिस्टेंट टीम क्या होता है, एक विशेष टीम होता है दोस्तों जिससे क्या कहते हैं शिक्षक, अभिभावक और जो छात्रों की सहायता के लिए है वो तैयार किया जाता है दोस्तों। इसका गठन है वो बच्चों को संबोधित करने के लिए किया गया था, जो व्यवहार शिक्षाविदों और जो सामाजिक भावनात्मक समस्याओं का सामना करते हैं वो उनमें है व्यवहार कौशल है उसको बढ़ाया जा सके करके, इस प्रकार के इसका समूह है वो विशेष टीम है उसका निर्माण है वो किया गया था, है ना। और इसका जो जो पर्पस था, मेन पर्पस था वो क्या था, जो अभिभावक और छात्रों की सहायता के लिए दोस्तों इसका है जो निर्माण है वो किया गया था, इसका उद्देश्य प्रमुख यही था, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा तो वह उत्तर नहीं दे सकी, इसकी सोच में कौन सी कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की, या फिर स्पष्टता की। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो जो लता है दोस्तों उसमें उत्क्रमणीयता की कमी है वो दिखाई देगी। उत्क्रमणीयता क्या होती है दोस्तों, एक बच्चे में तब आता है जब वह क्या कहते हैं विविध रूप से सोचकर अपने विचार है वो बदलने लगते हैं, तब है वो उत्क्रमणीयता की स्थिति है वो आता है। तो इस प्रकार है यहाँ पर जो रंगों में है वह जो लता है क्या करती है भेद नहीं कर पा है, जिसकी वजह से उसकी जो सोच है दोस्तों बार बार है बदल रहे, इस वजह से यहाँ पर उत्क्रमणीयता की स्थिति है उसमें उत्पन्न हो गई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ICDS कार्यक्रम खाली स्थान की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष या फिर 10 वर्ष की ऊपर। तो यहाँ पर आई, है ना, यहाँ पर जो है दोस्तों ISDS है ना,
यह कार्यक्रम है दोस्तों कौन से समूह के लिए है होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए हाँ यह क्या होता है, यह कार्यक्रम होता है। आईएसडीएस कार्यक्रम की शुरुआत है दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 1900, है ना, 2 अक्टूबर 1975 को, है ना, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था दोस्तों, इसका शुरुआत है ना। और जो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में से क्या था, एक था। और इसमें जो सभी बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष की अवस्था में है, उनके देखभाल और विकास के लिए अनूठा कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व के लिए है दोस्तों, यहाँ पर है वो ये प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में उभर कर आए थे। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है, रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। तो बड़ा बच्चा रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, या फिर इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो सही आ जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग है वो कर रहा है, बच्चा है वो क्या करते हैं, जो बड़े के द्वारा है ना, जो बड़ा बच्चा है वो क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग है वो कर रहा है। इसके फोल्डिंग क्या होता है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया होता है, जिसमें क्या करते हैं, बच्चों को दिए जाने वाले जो जो निर्देश की मात्रा और स्वरूप उनकी विकास के स्तर के क्या है अनुरूप होती है, उसी को बोला जाता है इसके फोल्डिंग, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनका शारीरिक विशेषता अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न है, जो जोखिम भर पर है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से क्या होती है, भिन्न होती है, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो कौन कौन सी चीज है दोस्तों जिसको नहीं अपनाया जा सकता है? साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, और केवल साधारण या फिर मूर्त। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है ना, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण से अंश की ओर है दोस्तों, उसे नहीं अपनाना चाहिए, है ना, क्योंकि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु या घटना को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। और एक शिक्षक है वो क्या कर देगा, पहला पाठ्य से शुरुआत कर चरणबद्ध तरीके से दोस्तों जो भाग है उनके बच्चों को क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक चरणबद्ध करते हैं वो, उसको है वो परिचय है वो देते जाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके और उसमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से पूर्ण से अंश की ओर है वो नहीं कर सकते, हम अंश से पूर्णता की ओर है वो चले जाते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य शिकम बौद्धिक प्रकारिता से है, जो सह सामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो ये किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन में दिया है एपीए, एमसीआई, डीआरडीओ और AAMR। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर AAMR है, उनके द्वारा है दोस्तों यह परिभाषा है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है 90 से 110 के बीच में, 50 या 75 से 90 तक, 20 से 49 तक, या फिर 20 से नीचे। यहाँ पर जो शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि है दोस्तों, IQ लेवल है, वो कितने तक की होनी चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सीखने योग्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है दोस्तों वो होता है आपका, है ना, 50 या 75 से 90 तक है वो होना चाहिए। तभी क्या करते हैं जो सीखने जो सीख पाएंगे, और उनमें जो क्या हो, जो शिक्षक है उनके द्वारा विशेष ध्यान देकर उनको पढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद है वो जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे है वो सीख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक संवेग क्या है? गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा,
गर्व, भय, ग्लानि या फिर शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। तो यहाँ पर जो प्राथमिक संवेग है दोस्तों वो क्या चीज है? तो यहाँ पर जो संवेग होता है दोस्तों वो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक और दूसरा होता है आपका द्वितीयक संवेग, है ना। तो प्राथमिक संवेग के अंतर्गत दोस्तों आपका क्रोध आता है ना। पहला तो हो गया क्रोध, दूसरा आता है आपका भय, दूसरा है इसमें भय, तीसरा होता है आपका प्रसन्न, है ना, तीसरा है प्रसन्न और चौथा है आश्चर्य, है ना, आश्चर्य। तो ये वाला है दोस्तों वो इसका जो क्रमिक है वो प्राथमिक संवेग के अंतर्गत आता है, क्रोध, भय, प्रसन्न और आश्चर्यता, है ना। तो ये चीज है वो प्राथमिक संवेग के अंतर्गत है वो आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें आश्चर्य, भय और गुस्सा है वो दिलाया गया है ना। जो क्रोध होता है, गुस्सा है तो क्या है, क्रोध ही है, आश्चर्य होगा और भय होगा, है ना। तो ये चीज है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और द्वितीय संवेग होता है दोस्तों उसमें आता है आपका सहानुभूति, सहानुभूति होता है, ईर्ष्या होती है और शर्म होती है। तो ये क्या होता है आपका, क्या होता है, द्वितीय संवेग के अंतर्गत आता है आदि है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।